जी अस्सलाम वालेकुम। दिस इज़ एन इंटरनल अपवर्क प्रपोजल रिव्यू सेशन जो मैं अपनी टीम के साथ करता हूँ। जो ये कारनामे करते हैं फिर मुझे कहते हैं कि सर इनको रिव्यू कर दें, फिर मैं उनको कैंडिड रिव्यू देता हूँ। तो डिस्क्लेमर ये है कि मैंने अपने वीडियो एडिटर को कहा है कि बात हद से बढ़ जाए तो उसको काट देना, अदरवाइज़ मैं बताऊँगा कि एक प्रपोज़ल जो इनको लगता था कि अच्छा था उसके ऊपर क्लाइंट का रिस्पॉन्स क्यों नहीं आया, क्या मिस्टेक्स हुई। ये वो प्रैक्टिकल अप्रोच है जो आप लोगों के लिए समझना बहुत ज़रूरी है, इसलिए एक प्रैक्टिकल नॉलेज हम यहाँ से शेयर कर रहे हैं। तो फ्रॉम हेयर ऑनवर्ड इट विल बी कैजुअल वीडियो, और प्लीज़ इसको कोई ऊपर नीचे बात हो तो हम वी आर फ्रेंड्स, तो उसको सीरियस मत लीजिएगा। सो आ जाते हैं प्रपोजल पे। सो जॉब पोस्ट ये है हमारे पास। वी आर लुकिंग फॉर एन एक्सपर्ट चैटबॉट बिल्डर टू लीड द बिल्डिंग ऑफ आर चैटबॉट स्ट्रेटजी अक्रॉस इंस्टाग्राम, मैसेंजर, फेसबुक एंड व्हाट्सएप के लिए उनको एक चैटबॉट चाहिए। आर प्राइमरी चैनल्स आर व्हाट्सएप एंड इंस्टाग्राम। सो उन्होंने प्रिसाइज कर दिया कि व्हाट्सएप इंस्टाग्राम पे हमें बॉट चाहिए। यू मस्ट बी एबल टू इंटीग्रेट चैट जीपीटी इन टू द चैट बॉट। तो दे आर सेइंग कि चैट बॉट जो जीपीटी कंज्यूम कर रहा होगा। आर चैट बॉट विल बी डिजाइंड फुली ऑटोमेटेड एंड ड्राइव अ रिच एआई एक्सपीरियंस। आप ऑटोमेटेड वर्ड पे ज़रा ध्यान देने की ज़रूरत है यहाँ पे, जो इग्नोर हुआ है आपके रिस्पॉन्स के अंदर। कैप्चर डेटा एंड क्रिएट लीड्स। ठीक है, कि उसने डेटा कैप्चर से क्या मुराद है कि व्हेन पर्सन इज टॉकिंग टू द बॉट, बेसिकली बॉट जो है वो फनल है पीछे कोई जिसको वो भेज रहा है डाटा और लीड क्रिएट कर रहा है। फनल ट्रैफिक टू आर वेबसाइट आर एप्स फॉर अ फुली एक्सपीरियंस। तो इसका मतलब है कि वेबसाइट के साथ भी वो इंटीग्रेटेड है। ये उसने पूरे प्रपोजल में खुद से कहीं नहीं मांगा, और हमने भी जवाब में उसको नहीं बताया कि ये इंटीग्रेशन हम कैसे करेंगे, और ना ही कोई हमने सवाल पूछा उससे। तो ये वो पार्ट था, हम इसको उठा सकते थे यहाँ से। और रूट टू ह्यूमन ऑपरेटर व्हेन नेसेसरी। वो कहता है अगर चैटबॉट के पास बताने को कुछ नहीं है तो हमारा एक ह्यूमन ऑपरेटर होगा, वो उसकी तरफ क्वेरीज को भेज देगा। ये है जी जॉब पोस्ट। जॉब पोस्ट रिव्यू करना मैंने सिखा दिया था, क्लाइंट अच्छा है, सारा कुछ है, वो पूरी चेक है। अब हमने जो प्रपोजल लिखा जिसके बारे में मुझे कहा गया कि इसके ऊपर रिव्यू आना चाहिए था, एक्चुअली उसके ऊपर रिस्पॉन्स आना ही नहीं चाहिए था। नंबर वन, एक बात समझ लें कि जब आप किसी ऐसी चीज़ की बिल्ड कर रहे हो जो आप बना चुके हों, तो फिर आपकी टोन और कॉन्फिडेंस लेवल बिल्कुल बदल जाता है। यहाँ आपने पहली लाइन में लिखा है विद माई एक्सटेंसिव एक्सपीरियंस इन चैटबॉट डेवलपमेंट ऑन व्हाट्सएप एंड इंस्टाग्राम, बेसिकली फॉर होता है। ठीक है, इंटीग्रेटिंग चैट जीपीटी इज वेल विद इन माई स्किल सेट। वाई वी हैव टू से दैट? हमने तो ये कहना था कि वी हैव डन इट मैनी टाइम्स एंड वी आर रेडी फॉर द डेमो, एंड देन एक एजुकेशनल टच देना था, जो ये मिस हो गया। चैट जीपीटी को तो एपीआईज है नहीं, ये तो हमारा टच था ना। हमने टर्बो एपीआई 3.5 का यहाँ जिक्र करके क्लाइंट को एजुकेट इसी लाइन में कर देना था कि वी विल बी यूजिंग चैट जीपीटी बाय यूजिंग 3.5 टर्बो एपीआई जो भी लेटेस्ट आई हैं। दे आर डूइंग एन अमेजिंग जॉब एंड वी हैव इट रेडी एंड हेयर इज द लिंक। तो पहली लाइन में एजुकेशन भी चली गई, रेफरेंस भी चला गया, कॉन्फिडेंस भी चला गया, दो लाइनें हुई हैं। हमने इन दो लाइनों को कैसे लिखा है? विद माई एक्सटेंसिव एक्सपीरियंस इन चैटबॉट डेवलपमेंट ऑन इंस्टाग्राम एंड चैट जीपीटी इज वेल विद इन माई स्किल सेट बाई हार्नेसिंग द प्लेटफॉर्म स्पेसिफिक एपीआईज, जिसका आपने नाम नहीं बताया, वो हम नाम बताते, एंड ओपन एआई एपीआईज। ठीक है, ये क्लाइंट के लिए कॉम्प्लेक्स करके जब आपने वर्ड यूज किया है प्लेटफॉर्म स्पेसिफिक एपीआई। सो सर जी, जो क्लाइंट ने बिड लिखी थी वो नॉन टेक्निकल था, एंड यू हैव टू बी केयरफुल कि नॉन टेक्निकल क्लाइंट के जॉब पोस्ट पे प्रपोजल लिखते वक्त नॉन टेक्निकल क्लाइंट वाली जार्गन इस्तेमाल करने होते हैं। और ये आई हैव टू आस्क के प्लेटफॉर्म स्पेसिफिक एपीआईज क्या होती हैं। एंड देन आपने लिखा वी विल इंश्योर सीमलेस इंटीग्रेशन एंड इफेक्टिव नेचुरल लैंग्वेज अंडरस्टैंडिंग। अब यहाँ पे एक्चुअली हम मार्केटिंग कर रहे हैं। वी आर द टोन इज लाइक अ सेल्स पर्सन। वो हमारे पास आया है, ये मेरा प्रोफाइल है, वो हमारे पास आया है, हमें काम आता है, हम वो काम कर चुके हैं, तो एक तो हम सेल्समैन की तरह बात ही नहीं करेंगे कि भाई ये काम हुआ हुआ, ये रेफरेंस है, ये तू चाहिए, ये एपीआईज हम यूज़ करेंगे, ये होगा। अब यहाँ पे एक सवाल जाना था आगे, आप उनको ये बताना था कि यू आर टॉकिंग अबाउट कि आपके प्लेटफॉर्म के साथ भी इंटीग्रेटेड होगा, कि अपने प्लेटफॉर्म का टेक स्टैक बताओ, तुम्हारा प्लेटफॉर्म किस टेक्नोलॉजी में बना हुआ है, क्या तुम्हारा प्लेटफॉर्म एपीआईज एक्सपोज करता है? क्योंकि अगर मेरे चैटबॉट है, तुम्हारे प्लेटफॉर्म से बात करनी है, तो मुझे तुम्हारी एपीआईज चाहिए। तो इससे अलग है कि आपको आपके काम का पता है। क्या आप फनल डेवलपमेंट के लिए कोई थर्ड पार्टी सॉफ्टवेयर यूज़ कर रहे हैं? अगर आप फनल डेवलपमेंट के लिए थर्ड पार्टी सॉफ्टवेयर यूज़ करें, उसका नाम बताओ।
अगर नहीं कर रहे तो इसका मतलब है हमें आपके लिए एक सिस्टम बनाना पड़ेगा जो फनल को डेवलप करेगा। जैसे इधर से डेटा आएगा फनल को भेजेंगे। अब थोड़ी देर के लिए आपको लगेगा ये कॉम्प्लेक्स है, लेकिन मैं क्या कहता हूँ, टेक्निकल एक्सपोजर लेके जब आप इंडस्ट्री में प्रपोजल राइटिंग करने जाते हो तो फिर आप बेटर पोजीशन में होते हो क्लाइंट को एजुकेट करने में। और जब आप क्लाइंट को एजुकेट करते हो तो फिर वही जो हमने टोटल बोले 4 लाइनें बनती हैं। लेकिन हमने क्या लिखा है, 3 लाइनें गुजर गई, मैं अगली 3 लाइनें पढ़ता हूँ। और ये वेरी डेंजरस, बहुत खतरनाक बात जो हमने लिखी है अगली। आवर चैटबॉट विल ऑटोमेट टास्क, कैप्चर यूजर डेटा एंड जनरेट लीड्स। आर वी सेलिंग एनी प्रोडक्ट? We are selling service. The chatbot we are going to create by using this will do this. हमने एकदम से टोन बदल दी, ऊपर उसको ये बताया ही नहीं कि हमारा बॉट रेडी है और नीचे जाके हम क्लेम करेंगे आवर चैटबॉट विल डू दिस, ऑल्दो कि आपका पर्पस ये जो हम बनाएंगे, लेकिन उसको क्लियर करना था। आगे आपने लिखा थ्रू सिक्योर डाटा मैनेजमेंट एंड रोबस्ट ट्रैफिक फनलिंग सिस्टम। अगेन कुछ भी नहीं है, तारीफें हैं, कोई लॉजिक नहीं है इसके अंदर। है कोई लॉजिक? कोई लॉजिक नहीं। वर सेलिंग इट आउट। क्यों भाई? फनल सिस्टम है किधर? फनल सिस्टम बना क्या है? बात कहाँ हुई है? कुछ एजुकेशन नहीं। तो एक चीज़ दूसरी चीज़ से कनेक्ट नहीं हो रही। तो एक समझदार आदमी 2 मिनट में पिक कर लेगा कि यार चैट जीपीटी ने, या आपकी अंग्रेजी अच्छी है जिसमें आपने उसको कहा दिया कि आपने पता बिट कैसे लिखी है। मेरे पास एक बंदा आया, मिसाल दे रहा हूँ, एंड द पर्सन इज गोना से सर मैं चाहता हूँ कि आप मेरे लिए ये डायरी प्रिंट कर दें, कैन यू डू दिस फॉर मी एंड हाउ वुड यू डू दिस? कैसे आप मेरे लिए कैसे करेंगे? तो मेरा जवाब क्या दे रहा हूँ मैं उसको, मैं आपके लिए बहुत कमाल की डायरी प्रिंट करूँगा, बेहतरीन होगी, फ्लेक्सिबल होगी, खूबसूरत होगी, बड़ी मज़ेदार होगी, लिखने का मज़ा आएगा। दिस इज़ इररिलेवेंट। मुझे उसको बताना है कि मैं कैसे बनाऊंगा, कौन सा पेपर यूज़ करूंगा, वो पहले दूसरे से बेहतर क्यों होगी। तुम बताओ कि डायरी की तुम्हें डायमेंशंस क्या चाहिए, पेजेस कितने चाहिए, साइज के चाहिए। इन शॉर्ट रेलेवेंट बात भेजूंगा, रेलेवेंट सवाल करूंगा, उसके माइंड में मैं एक इमेज पेंट करूंगा कि आई नो द शिट आई एम गोइंग टू डू। मुझे पता है मैं क्या करने जा रहा हूं। 4 लाइनों में मैंने उसको बताना है कि आई नो व्हाट यू वांट, और उसको ये बताना है कि आई कैन डू दिस। वो सारा सब कहते हैं कि आप उसको बता क्या रहे हो और पूछ क्या रहे हो। इस प्रपोजल के अंदर हमने काफ़ी जेनेरिक बातें की। लास्ट लाइन पढ़ता हूँ दूसरे पैराग्राफ की, मॉनिटरिंग एनालिटिक्स टूल्स विल मेजर परफॉर्मेंस फॉर अ कंटिन्यूअस इंप्रूवमेंट। जस्ट अ वेग एब्स्ट्रैक्ट थिंग। तो दिस प्रपोजल इज फुल ऑफ एब्स्ट्रैक्ट थिंग। ये आपने एक कस्टमर के दिल के और दिमाग के करीब जाके लिखा ही नहीं है। अब जब मैं प्रपोजल पढ़ रहा था ना, तो मुझे ये कहता, मैं प्रपोजल पढ़ रहा था, भाई साहब अंग्रेज़ी में ट्रांसलेशन करके मुझे बता रहे थे। तो प्रपोजल का मतलब अंग्रेज़ी ट्रांसलेशन नहीं होती। मैं जब उसकी लाइनें पढ़ रहा था तो मैं बंदा इमेजिन कर रहा था ये लिखा किसने है एंड व्हाट ही वांट। मैं उसकी इमेज माइंड में बना रहा था, एक एक लाइन को दोबारा पढ़ रहा था कि व्हाट ही वांट। और मैं आपको बता सकता हूँ, दिस पर्सन डोंट नो व्हाट ही वांट। देयर इज़ अ ह्यूज रूम फॉर एजुकेशन। उसको नहीं पता कि वेबसाइट के एपीएस चाहिए होंगे, उसको नहीं पता कि फनल सिस्टम इंटीग्रेट करने के लिए फनल सिस्टम के एपीएस चाहिए होंगे। उसने सिर्फ एक रिमांड रखी कि चैट जीपीटी यूज़ कर लेना। उसको ये भी नहीं पता कि चैट जीपीटी नहीं यूज़ होगा, चैट जीपीटी की एपीआईज यूज़ होंगे, और उसको ये भी नहीं पता कि दोनों चीज़ों की एपीआईज होनी चाहिए। तो ऐसा क्लाइंट आपको मार्जिन दे देता है कि आप उसको एजुकेट कर दो, और जब आप उसको एजुकेट करने का मार्जिन मिल जाए तो आप विनर बन जाते हो। बाज़ वक़्त क्लाइंट आएगा, कोई एक प्रपोजल किसी ने, अगर मैं डॉक्टर साहब से कहता हूँ कि डॉक्टर साहब हम एक चीज़ आउटसोर्स करना चाहते हैं, मुझे ज़रा प्रपोजल बना दें, ये हर डॉट कनेक्ट करके प्रपोजल बनाएंगे, और बिड करने वाले के पास एजुकेशन का मार्जिन ही नहीं रहेगा, क्योंकि सारा कुछ तो हम खुद लिख देंगे। तो इसका मतलब है उसके लिए हमने गेम टाइट कर दी। तो इसका मतलब ये हुआ कि इस प्रपोजल के अंदर हमारे लिए जीतने का चांसेस ज़्यादा थे, क्योंकि एजुकेशन के चांसेस ज़्यादा थे, और उस एजुकेशन को हमने सेल्स में कन्वर्ट करके सेल पिच मार दी, जो कि एनीवन कर सकता। सो वी आर लुकिंग लाइक अ नॉन टेक्निकल पर्सन फ्रॉम द प्रोफाइल ऑफ टॉक लाइक इट फार्म वाले, इफ यू डूइंग इट यार, कम ऑन। एंड देन आपने 3rd पैराग्राफ में लिखा, लेट्स डिस्कस द स्पेसिफिक ऑफ योर प्रोजेक्ट एंड वी कैन ब्रिंग योर चैटबॉट स्ट्रेटेजी टू लाइफ। ऊपर आपने बताया कि आप क्या क्या देंगे, और नीचे आप बता रहे हैं कि क्या लिख, चलो आप डिस्कस भी कर लेते हैं, ठीक है। नो वी वोंट डू दैट।
रेफरेंसेस आर अवेलेबल टू शोकेस माई एक्सपर्टीज एंड ओपन द टेलरिंग सोल्यूशन टू योर प्रेफरेंसेस। ये एक रेफरेंस जो है ना, इसको बिल्कुल 5 लाइनों 2 लाइन 1.5 लाइन की बजाय पता क्या लिखना था? Here is what you need. We have done it already. Here we go. There it is. Let's get going. Talk like a 10-year senior professional. आप जाते हो ना किसी बड़े ब्रांड की शॉप पे जाते हो, बड़े ब्रांड की शॉप पे खड़ा हुआ छोटा सेल्समैन अपनी प्रोडक्ट की तारीफ नहीं करता, और छोटे ब्रांड के ऊपर खड़ा हुआ बड़ा सेल्समैन मैनेजर भी अपने ब्रांड की तारीफ कर रहा होता है, सीईओ भी अपने ब्रांड की तारीफ कर रहा होगा। लेकिन बड़े ब्रांड के छोटे सेल्समैन ने करना है क्या? यू वांट दिस मैन? ओके, हियर वी गो, थैंक यू। सो सी किस प्रोफाइल पे हैं आप, सी क्लाइंट का लेवल क्या है, एंड देन सिग्नल भेजो अपने ब्रेन को। डॉक्टर साहब हमेशा मुझसे पूछते हैं, बिजनेस प्रपोजल राइटिंग, द बिडिंग इज़ अबाउट कॉन्टेक्स्ट स्विचिंग। अगर आपके दिमाग में वो इमेज बन गई कि क्लाइंट कौन है, आपके अल्फाज खुद ब खुद उसकी तरफ चले जाएंगे, सिलेक्शन ऑफ वर्ड खुद ब खुद सीधी हो जाएगी। इमेजिन करें कि आपके सामने, यार इसको अनलॉक करो बेटा, इमेजिन करें कि आपके सामने आप एआई का एक टॉपिक है, मैं आपको देता हूँ, ये फ्रीलांसिंग का। डॉक्टर साहब वो एआई का टॉपिक आप किसी और मुल्क के पीएचडी डॉक्टर को प्रेजेंट कर रहे हैं, और वही टॉपिक आप किसी अपने न्यू स्टूडेंट को प्रेजेंट कर रहे हैं। ज़मीन आसमान का फ़र्क पड़ जाएगा, टेक्निकल जार्गन्स बदल जाएंगे, सीक्वेंस बदल जाएगा, बॉडी लैंग्वेज बदल जाएगा, कॉन्फिडेंस बदल जाएगा, एनालॉजीज बदल जाएंगे, सब बदल जाएगा। क्यों बदला? क्योंकि सिर्फ आपको यह पता है कि सामने कौन है, पूरी गेम बदल गई ना। लेकिन हम प्रपोजल लिखते वक्त ये डिटरमिन करने की कोशिश नहीं करते कि सामने कौन है, या मार खा जाते हैं। और वो सामने कौन है कैसे पता चलेगा? जब मैं इस प्रपोजल की लाइन बाय लाइन पढ़ रहा था, नहीं ये बंदा टेक्निकल तो नहीं है, कंफर्म बात है ये बंदा टेक्निकल है नहीं। अच्छा जी, नॉन टेक्निकल बंदा है, आज जो उस लेवल पे जैसे हम नॉन टेक्निकल बच्चों को एआई पढ़ाते हैं, हम अपना ब्रेन स्विच करते हैं कि डॉक्टर साहब नीचे आओ, नीचे आओ। नहीं, डॉक्टर साहब को प्रैक्टिस करना पड़ी यूनिवर्सिटी में पढ़ा के ना, तो उसको नीचे आना पड़ा, नीचे आ जाओ ज़रा, थले आ जाओ, हमारे बच्चे इतने बात समझ में नहीं आएंगे। तो आपने जो जार्गन जो वर्ड यूज़ किए वो थले आके करने थे, नीचे आके करने थे, थोड़े से वो ज़्यादा वो हो गए हैं, कॉम्प्लेक्स हो गए, और फिर उसको सोल्यूशन देना था। और जहाँ फिर आपने नीचे जाके और गलतियाँ की वो मैं एड्रेस कर दूँ। फिर उसने क्लाइंट से आपसे सवाल पूछे अपनी जॉब पोस्ट के अंदर। जब कोई क्लाइंट आपसे अपनी जॉब पोस्ट के अंदर क्वेश्चन कर ले, तो समझो कि यार ये तो और भी मज़ा आ गया, उसने एक्चुअली आपको और बोलने का मौका दे दिया। ये इट्स एन अपॉर्चुनिटी व्हेनेवर एनी क्लाइंट अलाउइंग यू टू आंसर फ्यू क्वेश्चंस, तो इसका मतलब ये है कि अब वो जल्दी फैसला कर लेगा। अब वो फैसला जो है ना वो एब्स्ट्रैक्ट लेवल पे नहीं होगा। अब उसने पहला सवाल किया, विच इज़ योर प्रेफर्ड सॉफ्टवेयर प्लेटफॉर्म फॉर बिल्डिंग चैटबॉट्स। जब उसने ये प्रेफर्ड सॉफ्टवेयर प्लेटफॉर्म लिखा तो साफ ज़ाहिर टेक्निकल बंदा, उसने टेक स्टैक की बात ही नहीं की, प्लेटफॉर्म की बात कर रहा है, उसने लैंग्वेज की बात नहीं की, हालांकि उसको पूछना चाहिए था क्या करना चाहिए था। इसका मतलब क्लियर था, ही इज़ अ नॉन टेक्निकल पर्सन। जवाब में हमने कहा, मैं प्रेफर्ड सॉफ्टवेयर प्लेटफॉर्म फॉर बिल्डिंग अ चैटबॉट इज़ पाइथन। मैं ये ना लिखता, मैं प्लेटफॉर्म उसके वर्ड को रीयूज़ कभी ना करता, जबकि मुझे पता है कि उसके वर्ड्स जो है वो मैच नहीं कर रहे। तो मैं उसको यहाँ पे बताता कि अब मैं इसको यहाँ पे कहता कहता पाइथन इज़ द वर्ल्ड्स बेस्ट एंड द मोस्ट यूज्ड लैंग्वेज टू डेवलप दिस टॉप ऑफ साइबर, बिकॉज यू नो ओपन एआई एंड ब्ला ब्ला ब्ला, कौन कौन ये इसको यूज़ कर रहे हैं। तो यहाँ पे मैं उसको जवाब देने से पहले थोड़ा एजुकेट करता। स्ट्रेट सवाल का स्ट्रेट फॉरवर्ड जवाब नहीं होता, मौका मिले 2 लाइन एजुकेशन की डाल दो। फिर मैं उसे कहता, आपने पूरे प्रपोजल के बाद आके नीचे लिखा है GPT 3.5, जो कि पहली लाइन में आना था पूरे प्रपोजल के एंड में, एंड देन आपने लिखा एंड GPT 4 और लामा विद इन LangChain, विद LangChain, LLM, लालमा लिखा हुआ आपने, वाकई लालमा लिख दिया आपने, लालमा लिखा हुआ LALMA, 2 LAM टाइपो है ना। तो ये भी एक टेक ट्रिक है सर। ये एक किस्म का फिल्टरिंग क्वेश्चन भी तो हो सकता है कि उसने हमसे हमारा प्रेफर्ड स्टैक पूछा है
और कोई उसके बैक ऑफ द माइंड के अंदर भी कोई एक स्टैक हो। अब हम यहाँ पे लिखते हैं कि एक प्लेटफॉर्म है, हम Diagflow के अंदर बहुत अच्छा करते हैं, हम रास्ता के अंदर बहुत अच्छा करते हैं, और उसको लेकिन ओपन एआई के अंदर चाहिए हो, तो मतलब एक ट्रिकी क्वेश्चन भी तो जिस जिस कॉन्टेक्स्ट में यहाँ बात हो रही है ना, ऑप्शन है ही एक, पाइथन। कॉन्टेक्स्ट समझो ना बेटा। अगर वो कहता है कि मैंने वेबसाइट बनानी है, आप बताओ किस टेक स्टैक पे बनाओगे। अब आपके पास, आप कहीं प्रिसाइज नहीं कर सकते खुद को। अब मैं आपको कहूँगा कि नहीं, आपने अपने आप को ओपन एंडेड आंसर देना। उसको ये बताना है कि हम डॉटनेट में काम करते हैं, पर हम पाइथन में भी बना सकते हैं, जावा में भी बना सकते हैं, वर्डप्रेस में भी बना सकते हैं। अब आपने ओपन एंडेड खेला। अब वो पूछ रहे हैं कि यार चैटजीपीटी किस में बनाओगे, जबकि 99% से डेवलपमेंट हो ही पाइथन में रही है, तो गो फॉर इट, बी कॉन्फिडेंट। ठीक है, तो समझो कॉन्टेक्स्ट, तो समझो। अच्छा, सेकंड क्वेश्चन है इसका, हैव यू इंटीग्रेटेड चैट जीपीटी इनटू कन्वर्सेशनल चैटबॉट। आपने सीधा जवाब दिया। पहले तो उसको बताना था ना कन्वर्सेशनल चैटबॉट, ठीक है, फिर उसको बताना था एपीआईज। आपने लिखा यस आई हैव एक्सटेंसिव एक्सपीरियंस इन इंटीग्रेटेड। आपने पता यहाँ पे क्या लिखना था, हेयर आर द डेमोज। ये इरफान भाई, ये डेमोज जो है ना, वो हम नॉर्मली शेयर नहीं करते। जो लिंक्स हैं हमारे, वो बड़ा सोच समझ के हम जो है ना शेयर करते हैं। उसकी रीज़न है एपीआई। मैं आपको बता देता हूँ, बड़ी आसान सी बात है। ये शहजादा साथ बैठा है, मैंने इसको कहा है कि जब आप अपने लिए कुछ बना लो, एक उसकी रिकॉर्डेड वीडियो, एक उसकी पीडीएफ केस स्टडी, एक उसका लाइव डेमो, 3 चीज़ें रेडी रखो। बेस्ड ऑन द क्लाइंट किसको क्या देना है वो रेडी होना चाहिए। रिकॉर्डेड वीडियो भेजते हुए क्या मसला है? हमें किधर है भाई, है ना? हियर वी गो, इंटरनल डिपार्टमेंट कम्युनिकेशन इशू। किधर है? मैं इधर जहाँ भेजनी थी वहाँ नहीं गई हुई। इसमें आपने लिंक ऊपर दिया, नीचे दोबारा देना था सवाल में। क्लाइंट, जब मैं एक्सेल शीट बना के अभी बच्चों को मैंने भेजा है ना कि जिनसे हमने इंटरव्यूज़ करने हैं, मैं पूरी शीट की पूरी लाइन नहीं पढ़ूंगा। उसके अंदर मेरा एक कॉलम होगा जिसके ऊपर मैं फैसला करूंगा। जब क्लाइंट ने सवालात पूछ लिए तो याद रखिएगा वो क्लाइंट सीधा अपने सवालात पे लैंड करेगा। तो अगर आपने ऊपर दिया हुआ तो यू कैन नॉट अज्यूम कि वो टॉप टू बॉटम आपका प्रपोजल पढ़ रहा है। हो सकता है बॉटम अप पढ़ रहा हो, क्योंकि उसने सीधा आके सवाल पूछने हैं। एंड अबव ऑल जी सर, जैसे एक पॉइंट ऐड कर रहा हूँ कि जब क्लाइंट की आप प्रोफाइल से देखते हैं ना प्रपोजल, तो जो क्वेश्चंस होते हैं ना वो पहले आते हैं, कवर लेटर बाद में आता है। ये अपवर्क ने ही ये किया हुआ है, तो वो हो सकता है वो बॉटम अप जाए, हो सकता है वो टॉप अप जाए। हाँ, आई नो दैट। जो हमारी यूआई उन्होंने अपवर्क ने सेट की हुई है, तो बेसिकली मतलब ये क्वेश्चंस इस वक्त कवर लेटर से ज़्यादा हमारे लिए अहम है। मैंने आपको स्टार्ट में कहा कि अगर ये क्वेश्चन आ गए हैं तो आपके पास मार्जिन बढ़ गया, अपॉर्चुनिटी बढ़ गई है, तो इट्स अ ब्लेसिंग फॉर यू। तो हो सकता है क्लाइंट बॉटम अप जाए, पर पहले प्रपोजल पढ़े आपका। हो सकता है वो ऊपर से आए, पहले सवाल पढ़े आपके। अब सवाल हम उसने पूछा हमसे, थर्ड क्वेश्चन, हाउ मेनी आवर्स पर वीक डू यू यूज़ चैट जीपीटी। आपने जवाब उसको फिर एग्जैक्टली दिया। आई कांट प्रोवाइड द एग्जैक्ट नंबर ऑफ आवर्स पर वीक। कांट वर्ड इज नॉट द थिंग दैट वी ever use in between. Never use the word can't. I cannot. This is actually rude. This is rude. और ये मुझे लगता Yeah. है इसकी वजह से आपने लिखना है कि it will be very hard to calculate the hours. It's very hard to calculate the hours. Something like this, you know. I would love to provide you the number of hours, but it is very difficult to calculate them because we are using extensively throughout the day for many other clients to develop many other chatbots. अब आपने यहाँ पे सेल भी कर दिया। क्या सेल किया? उसको बताया कि मैं बहुत सारे चैटबॉट पे काम कर रहा हूँ, लेकिन आपने उसको प्लेन आंसर दिया है। आई कॉन्ट प्रोवाइड एन एग्जैक्ट नंबर ऑफ आवर्स पर वीक एज अ चैट जीपीटी इज अ फंडामेंटल टूल इन माई डेली वर्क। Given that chatbot development is my primary focus, I use it consistently to achieve project goal. What project? अब project goals को लिख देना, so many chatbot development मैं कर रहा हूँ, सारा कुछ कर रहा हूँ, ये कर रहा हूँ, ये कर रहा हूँ। यहाँ पे ये भी लिख देते थे recently, you know, if allow me to tell you the most extensive use of the ChatGPT was like in last week when I was developing this project for XYZ company. आपको एक सराइकी में एग्जांपल दी थी ना मैंने डॉक्टर साहब। अब मैं बच्चों को सराइकी उनको समझ नहीं आनी, तो मैं दूंगा भी नहीं, लेकिन वो था कि आप बात कर रहे हैं इससे, सुनाना इसको चाह रहे हैं, बात इससे कर रहे हैं। तो इनडायरेक्ट क्लाइंट को बताया कि हाउ बिग यू आर। हर जवाब में आपने क्लाइंट को बताया हाउ बिग यू आर, हाउ स्ट्रॉन्ग यू आर, हाउ कॉम्पिटेंट यू आर। लास्ट क्वेश्चन, हैव यू बिल्ट अ चैटबॉट दैट रन्स ऑन इंस्टाग्राम एंड व्हाट्सएप।
You said certainly. I have developed and successfully delivered chatbots that operates on both Instagram. If you are interested, why you would say if you are interested? पूरे प्रपोजल में तो वो यही मांग रहा है और अब उसी के सवाल पे उससे पूछ रहे हैं कि भाई अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो आई कैन शो यू अ डेमो. इफ़ जब आप यूज़ करते हैं तो आप अपना कॉन्फिडेंस खो बैठते हैं. सर, सिलेक्शन ऑफ वर्ड्स मैटर, प्लीज़ अंडरस्टैंड दैट. और सिलेक्शन ऑफ वर्ड इम्प्रूव होता है एम्पैथी से, और एम्पैथी आपके अंदर आती है केयरफुल प्रपोजल रीडिंग से, और केयरफुल प्रपोजल रीडिंग के लिए आप लोगों को चाहिए होता है एक्सपोयर, और एक्सपोयर डेवलप होता है क्यूरियोसिटी से, और क्यूरियोसिटी डेवलप होती है आपको जब ये पता होता है आपने पहुंचना कहाँ. हर रोज़ जब आप क्लाइंट के प्रपोजल पढ़ो और उस पर रिसर्च करो, अपने आप को इम्प्रूव करो, कतरा कतरा अपने अंदर डेली डालो, डेली छोटी छोटी चीज़ों को समझो, इवेंचुअली वो क्यूरियोसिटी आपको एक्सपोयर देगी, एक्सपोयर आपको एम्पैथी देगा, एम्पैथी आपको सीक्वेंस ऑफ वर्ड देगी, एंड यू विल बिकम अ विनिंग प्रपोजल राइटर. There is no other shortcut. There is no other shortcut, sir. So if what we believe in that, okay, आज 10 पे बिड किया, काम नहीं आया, तो कल 20 पे करते हैं, बिकॉज आई एम अ हार्ड वर्किंग मैन. मैं 20 बिडें करूँगा, मैं 30 बिडें करूँगा, मैं और ज़्यादा अच्छे तरीके से लिखूँगा. It's not gonna work. Not at all. You have to work on the exposure, the selection of word and everything. And yes, आप तो अभी स्टार्ट किया ना, तो ये एक्चुअली हम जैसे लोगों के ऐसी डिस्कशन से आता है. इट इज़ नॉट लाइक कि अब आपको ये लगेगा कि यार सारा का सारे सर ने उधेड़ के रख दिया. आपको कितना टाइम हुआ? हार्डली फ्यू मंथ्स, फ्यू वीक्स, आपको अ ईयर और 2, आपको बच्चे 1 साल, ऐसे ही है. अब मुझे 10 साल होने वाले हैं, और 10 साल प्रपोजल तो नहीं लिखता रहा, 4 साल होंगे मुझे प्रपोजल लिखने में. उसके पीछे 6 साल जो डिफरेंट टेक्नोलॉजीज़ में काम किया, जो डिफरेंट क्लाइंट्स को हैंडल किया, डिफरेंट क्लाइंट के स्पेसिफिकेशन समझी, तभी तो मुझे समझ आया इसको फनल भी चाहिए, इसको ये भी चाहिए, इसको ये भी चाहिए, इसको ये भी चाहिए, ये ऐसे होगा, और उसको मैंने अल्फाज में कन्वर्ट करूँगा तो उसको लग जाएगा. तो ये प्रपोजल एक केस स्टडी था जिसमें हमने ये देखा कि प्रपोजल आया था और क्लाइंट ने देखा और हमें रिस्पॉन्स नहीं किया. उसकी मेहरबानी है, उसने हमें रिस्पॉन्स में कुछ लिखा नहीं उल्टा सीधा. अगर मैं होता और मेरे पास टाइम होता तो मैं आपको बताता भाई काम करना नहीं है तो ये इतनी सारी कहानी क्यों लिख रहे हो. सो इसलिए हमारा टाइम भी ज़ाया हुआ. हाँ, हो सकता है ये क्लाइंट 20-30 हज़ार डॉलर का होता तो उसका भी हमारा नुकसान हो गया, हमारी बिड भी ज़ाया हो गई, हमारे मोरल वैल्यूज़ को भी हिट पड़ी. क्यों? क्योंकि हमारे किसी रिसोर्स ने अपने ऊपर काम ना किया होगा. अच्छा, मैं आपको ये नहीं बता रहा कि इस केस में ऐसे मैं देखता हूँ चीज़ों को, और ऐसे मैं ख़ुद को देखता था. यार शिट, मेरे लिए एक प्रोजेक्ट पे रिस्पांस ना आना जिस पे मुझे इतनी उम्मीद हो, जिस पे मैंने इतना काम किया हो, इट इज़ लाइक अ लॉस. जैसे मेरी जेब से किसी ने पैसे निकाल लिए, मुझे इतनी तकलीफ़ होती थी. जब तक वो तकलीफ़ फेस नहीं करेंगे, एक्सपोजर डेवलप नहीं होगा. भजन इतना काफ़ी है. ये एक और भी मेरे से रिव्यू कराना, मेरे ख्याल में आप काफ़ी होगी क्लास. यहाँ पर एक क्लोजिंग अगर इसकी हम इस तरह से करें कि लेट्स सपोज ये प्रपोजल आपने बिल्कुल इस तरह से लिखा जैसे कि ये इसमें सारी गलतियाँ हमने ठीक कर दी, और फिर भी क्लाइंट ने व्यू किया और बात नहीं की, तो आप क्या सोचेंगे उस टाइम पे? देखो, सबसे पहले ज़िंदगी में जब आपके पास ऐसा होना, जब कोई शख्स आपको गाली दे, आपसे गुस्सा करे, आपको आपका हक ना दे, आपकी बात ना माने, आपकी रिस्पेक्ट ना करे, आपको गोरियां कराए, आपको सीरियस ना ले, आपको सही तरीके से हाथ ना मिलाए, आपको आपकी एक्सपेक्टेड इंक्रीमेंट ना दे, आपको सैलरी ना दे, आपको ऊपर ना आ पाओ, इन अनलिमिटेड सिनेरियोज के अंदर सिर्फ और सिर्फ आपने सबसे पहले अपने अंदर फ्लॉ ढूंढना है. अच्छा, 90% ऑफ द टाइम आपको बड़ी आसानी से फ्लॉ मिल जाएगा, आप अपने अंदर आपको कमी मिल जाएगी. 10% ऑफ द टाइम आपको कमी नहीं मिलेगी, बट इट डजंट मीन यू आर परफेक्ट. इट मीन यू आर अनएबल टू सी दैट. गो एंड टॉक टू समवन. भाई यार ये हो रहा है, मुझे समझ नहीं आ रही, मेरा मसला क्या, क्यों ठीक है. आपने अगर क्रिकेटर को देखा हो, एक प्रोफेशनल प्लेयर 10 मैचेस में परफॉर्म नहीं कर रहा होता, वो कोच के पास जाता है, यार मुझे समझ नहीं आ रही कि एवरीथिंग इज कमिंग टुगेदर बट स्टिल आई एम अनएबल टू परफॉर्म. फिर वो एक टाइनीएस्ट जाके मिस्टेक दिखाता है और वहाँ पे जाके स्विच ठीक करता है, देन द प्लेयर गोइंग बैक एंड स्टार्ट परफॉर्मिंग. एक छोटा सा स्टेप होता है वो. अब वो भी कहता है कि सब ठीक है, देन यू आर फाइन. अब ये हो सकता है कि क्लाइंट को चाहिए ना हो,
उसने देखा ना, तो ये वाली कभी भी इस मेंटल स्टेट में कभी मत जाना, याद रखना। और लास्ट चीज़ आपने जो गलत अल्फाज इस्तेमाल किए वो ये कि अगर प्रपोज़ल में गलतियां हम ठीक कर लें, मैं तो गलतियां प्रपोज़ल की ठीक ही नहीं करा रहा, मैं तो आपको ठीक कर रहा हूँ, मैं प्रपोज़ल तो ठीक ही नहीं कर रहा, मैंने जितना भी बताया मैंने आपको बताया, मैं आपको ठीक कर रहा हूँ। और वो ये नेवर एंडिंग साइकिल है, कीप इट ऑन, कीप डूइंग इट, एंड इवेंचुअली जब आप ठीक हो जाते हो सब कुछ ठीक हो जाता है, प्रपोज़ल ठीक हो जाता है। सो 90% खुद ढूंढना है, 10% किसी से पूछना है, उसके बाद अल्लाह पे छोड़ दो। ये गुड शताब्दी और करना है। अच्छा, क्वेश्चन ये है कि अगर हमारे पास चीज़ एक बनी हुई है, हम उसको डायरेक्ट कहते हैं जी ठीक है मेरे पास बना हुआ है और ये इसको देख लें आप, ये रूड नहीं होगा? कहने का तरीका देखिए, कॉन्फिडेंस और रूडनेस में फ़र्क होता है, ठीक है? कॉन्फिडेंस और रूडनेस में दो मुख्तलिफ चीज़ें। व्हाट मैटर इज़ कि आप किस तरह से बताने चाह रहे हैं। आप फॉर एग्जांपल मेरे पास आते हो और रिक्वेस्ट करते हो कि इरफान भाई मुझे ना एक स्पेयर नोटबुक चाहिए। हाँ, मेरे पास दो ऑप्शन है, मेरे पास नोटबुक नहीं है, तो मैं आपसे कहता हूँ डोंट वरी, मैं एडमिन से कहता हूँ आप कोटेशन रिक्वेजिशन फॉर्म दे दें, वो रिक्वेजिशन फॉर्म फिल कराएगा, आप उसको देंगे, इतने दिनों में आपको नोटबुक मिल जाएगी। अच्छा, ये एक तरीका। को दूसरा, क्योंकि मेरे पास है और मैं आपको दे सकता हूँ, तो आप देने के भी दो तरीके हैं। अला फड़, चलो ये हो गया रूड। मसला ही नहीं है सर, फैज़ान भाई ये ले, रेडी है यार, ये ले, कमाल करते हैं, आप कहें ना नोटबुक ना मिले, मेरे पास और भी बहुत सारी पड़ी हुई है। This is another way of showing confidence. ठीक है, एक और बात है, देखें ये जितना भी प्रपोजल मुझे लिखने पड़ रहे हैं या मैं देख रहा हूँ या रिव्यू कर रहा हूँ, मेरे जहन में एक बात होती है कि हमारे पास हम इनको लिंक नहीं दे सकते, ठीक है? हाँ, और वो इसकी जिम्मेदारी आपको बताना। इसके अंदर तीन चीज़ें आपके प्रपोजल के अंदर, आपके अंदर तीन चीज़ें प्रपोजल के अंदर हैं जो आपकी ज़िम्मेदारी पे नहीं आती, वो इसकी ज़िम्मेदारी पे आती हैं कि हमारी पॉलिसी क्या है इन प्रपोजल को आगे ले जाने की, और जो लिंक्स किसका आगे हमने क्लाइंट को दिखाना होता है, किस लेवल पे जाके दिखाना होता है, किस टीयर पे जाके दिखाना होता है। आपने जो इसमें फोकस करने वाली चीज़ है ना सर, वो है सिलेक्शन ऑफ वर्ड्स, जो सेल्स की पिच है, जो एजुकेशनल पार्ट मैंने बताया, डेमो को छोड़ दें, एजुकेशनल पार्ट पे गौर करें, सिलेक्शन ऑफ वर्ड पे गौर करें, सीक्वेंस ऑफ वर्ड पे गौर करें। और जो आपने इसमें से चीज़ सीखनी है वो ये सीखनी है कि हर आंसर फ्लैट नहीं चाहता, प्लेन आंसर नहीं चाहते, हर आंसर के अंदर आप लपेट के बेचते हो चीज़ें, ठीक है? चपेट के वो आता है ना बंदा, सुबह मैं अक्सर एग्जांपल देता हूँ, वो जो नहीं तो छोड़ू लोग होते हैं, मैंने किसी छोड़ू लोग को पूछा ना, वो कहेगा अब इसने मारी है ना बोंगी, डॉक्टर साहब क्या मारी है इसने कोई नाम लिया है जो हम ले नहीं सकते। अच्छा चलो ठीक है, लेकिन बाद में मुझे बताना ज़रूर। वो घर से निकलेगा ना, उससे कोई पूछेगा कि यार आप लेट क्यों गए, यार वो मैं सुबह निकला, ऑडी की चाबी ढूंढ रहा था, मिल ही नहीं रही थी, तो फिर मैंने मर्सिडीज़ को देखना शुरू किया, मैंने कहा वो पड़ी होगी, वो भी नहीं मिली, फिर मुझे मजबूरन सिविक निकालनी पड़ी, बीच में रास्ते में मैं हंगरी था, फिर मैं मैकडोनल्ड चला गया, वहाँ से मैंने फ्ला खाया, और फिर मैंने देखा कि यार फ्यूल टैंक थोड़ा सा कम है, मैं कभी भी खाली फ्यूल, थोड़ा सा कम फ्यूल है, मैं हमेशा फुल कराता हूँ। फिर मैंने वहाँ से जाके हाई ऑक्टेन डलवाया, फिर मैं आगे गया तो मैं गुजर रहा था, तो मैंने देखा कि यार शोरूम पे नई बाइक्स लगी हुई हैं, तो मैं थोड़ी देर के लिए वहाँ रुक गया, एक आध बाइक ऑर्डर की, फिर वहाँ से मैं आगे रश लगा हुआ था, इट वेरी टेरेबल थिंग, तो मैंने वहाँ पे यार थोड़ा सा टाइम मेरा वहाँ लगा, वहाँ से मैं घूमते घुमाते ना यहाँ तक पहुँच गया। सर कुल मिला के उसने अपने पूरा घर जदाद हमारे सारा कुछ बता दिया कि हू द हेल इज़ ही, जबकि सवाल ये था कि भाई आप लेट क्यों हुए। एक्चुअली इन दैट केस इट्स बैड, बट फॉर यू इट्स एब्सोल्युटली गुड। आपने तो नहीं पूछा उसकी कितनी गाड़ियाँ, लेकिन अब आपको एक बात तय है, बंदा अमीर है, लग गया ना पता, लगा ना पता। अगर वो बंदा आके आपसे ये कहता, आप उससे सवाल पूछते आप ट्रैफिक में कहाँ फंसे, और वो बंदा आपसे सॉरी यार आई वाज स्टक इन ट्रैफिक, लेट हो गया, अब आपको ये तो पता चल गया वो लेट हो गया, पर ये तो नहीं पता चला बंदा अमीर है। जब आप क्लाइंट से बात कर रहे हो और प्रपोजल राइटिंग कर रहे हो, तो आपने बताना है बंदा कॉम्पिटेंट है, और वो कैसे बताएंगे? फ्लैट आंसर्स दे के, जैसे उसने ट्रैफिक वाला आंसर दिया, या उसको वैसे ही छोड़ू वाला आंसर दे, जैसे एक छोड़ू बंदा आके बताता है कि मैं क्यों लेट था। ये एक अप्रोच चेंज करनी होती है। आपने 4 बैक टू बैक क्वेश्चंस के 4 बैक टू बैक प्लेन आंसर्स दे के वो अपॉर्चुनिटी विंडो गुम कर दी, आप अपनी इमेज पेंट नहीं कर सके ना। इट इज़ प्रैक्टिस, क्योंकि बिल्कुल आपके लिए तो खैर नई फील्ड है,
एंड दिस सेशन इज़ नॉट अबाउट वन पर्सन, दिस सेशन इज़ अबाउट ऑल ऑफ यू। इस भाई को भी मैंने बोला, डॉक्टर साहब तो कभी बीडी नहीं करते, मैंने उनको भी बिठाया हुआ, क्योंकि ये नॉलेजेबल चीज़ें, डॉक्टर साहब तो खुद आ जाते हैं, नॉलेजेबल चीज़ें हैं। और मैं एंड में आपको ये बताऊँ, कुछ नए लोग हैं, मैं इंतहाई मुहज़्ज़ब था आज, नो डाउट। तो वरना ये मुझे बहुत डांट खाते हैं इस बात पे। ओह वाह। बताओ माहम। सर, अगर एक जॉब पोस्ट में ही क्वेश्चंस में ही सब कुछ पूछ लिया, आपके अप्रोच, पास्ट एक्सपीरियंस और पास्ट वर्क, तो फिर हम उसको कवर लेटर में क्या लिखेंगे? किसने कहाँ पूछ लिया? जॉब पोस्ट में पूछ लिया? जॉब पोस्ट में जो क्वेश्चंस होते हैं अलग से, उसी में पूछ लिया 3 क्वेश्चंस, एक आपका पास्ट वर्क उससे रिलेटेड और एक्सपीरियंस और अप्रोच आपकी। देखिए आपने वर्डिंग, सबसे पहले जॉब पोस्ट है, आपने उसकी जॉब पोस्ट को सिर्फ देखिए आपने ना 2 सेगमेंट को अलग करते हैं। और याद रखिए, बड़ा अच्छा सवाल किया आपने, इस तरह के सवाल पूछा करो। जब आप जॉब पोस्ट पे लिख रहे हो ना, उस वक्त क्वेश्चन का सेक्शन भूल जाए, बिल्कुल भूल जाए, याद रखे भूल जाए। जब आप उसके क्वेश्चंस के सेक्शन पे आए तो जॉब पोस्ट भूल जाए। अदरवाइज क्योंकि बहुत कम है कि वो प्रपोजल में दोनों पड़ेगा, तो इसका मतलब है कि जब आप जॉब पोस्ट भूल गए हैं तो आप वही चीज़ें डिफरेंट वर्डिंग के अंदर डिफरेंट तरीके से आंसर भी कर रहे हो। इसमें मैं कुछ ऐड करना चाहूँगा। देखिए हाँ, देखिए आइडिया ये है कि आपकी बात एक दफ़ा क्लाइंट पढ़ के भूल सकता है। आप जब 3-4 दफ़ा एक बात करेंगे ना, तो उसके दिमाग में वो रीइंफोर्स होनी शुरू हो जाएगी। और ये बुक लिखने वाले भी यही करते हैं, वो एक चीज़ आपको बार बार बताते हैं ताकि वो पेंट हो जाए। किसी को विलन बना देते हैं, विलन से किसी को हीरो बना देते हैं, सच को झूठ, झूठ को सच करते हैं कि एक बात को इतना बोलो कि वो बात सच लगने लग जाए। रिपीट करने से इन्फोर्समेंट होती है, ये ह्यूमन साइकोलॉजी है। आपने बड़ा अच्छा पिक किया, इसलिए कह रहे हो कि जब आप जॉब पोस्ट पढ़ रहे हो तो वो भूल जाओ, जब वो कह रहे हो तो वो भूल जाओ। जो मैंने मतलब ये मेरी ऑब्जर्वेशन है कि जो क्वेश्चंस होते हैं वो दे आर मोर अबाउट यू। उसके अंदर जो क्लाइंट है वो आपका मतलब माइंडसेट देखना चाह रहा होता है, आपका थोड़ा सा पर्सनैलिटी भी देखना चाह रहा होता है कि मतलब आपका काम करने का तरीका कैसे है, आप टास्क को अप्रोच कैसे करते हैं और इस तरह। लेकिन ऑन द ऑपोजिट जो जॉब पोस्ट होती है, अगर वो काफ़ी टेक्निकल है तो उसके अंदर वो बेसिकली ज़्यादा एक सोल्यूशन मांग रहा होता है आपसे। एजुकेट करना है। और मैंने बताया था वो एक्सपोजर से आता है, मैंने बताया था एक्सपोजर कहाँ से आता है, वो सारा कुछ। हाँ ठीक है, इट्स ओके देन फाइन, ठीक है। एनी हाउ वी आर गुड फॉर टुडे, और इट इज़ ऑल अबाउट माइंड सेट। और याद रखना कि प्रपोजल लिखते वक्त ना आप कभी, वो लोग कहते हैं कि सर जी हमें प्रपोजल लिखना सिखा दें, हमें किसी एक्सपर्ट को देखेंगे, यूट्यूब की वीडियोस को देखेंगे। मैंने 4-5 रूल्स बताए हैं, अगर आप वो अडॉप्ट कर लो, आपको दुनिया में किसी इंसान की किसी वीडियो की ज़रूरत ही नहीं है प्रपोजल राइटिंग के लिए। वो ये कि जब आपको ये बात समझ में आ जाए कि प्रपोजल राइटिंग किसी वीडियो से, किसी मेंटोर से नहीं सीखी जाती, वो एक्सपोजर से सीखी जाती है। अगर कोई आपसे आके ऐसी चीज़ मांग रहा है जिसमें आप एक्सपर्ट हो, तो आप कमाल लिखोगे। थोड़ा सा रिफाइन ट्यून के लिए मेरे जैसे बंदे कुछ वीडियोस चाहिए होगी बस, क्योंकि लिखने को आपके पास, बोलने को आपके पास बहुत कुछ है। ये ऐसा ही है जैसे कोई आपसे आके सवाल करता है कि भाई मैं आपको कहता हूँ कि यार मुझे ना ऐसे लिखो, या आओ आप बहस करते हैं पाकिस्तान के हालात के बारे में, बिठा लें हमें 4 घंटे 5 घंटे बिठा लें, बहुत कुछ है बोलने को, नहीं सबके पास है। अब मैं कहता हूँ यार यही 4 घंटे का सेशन ना हम यूएस के हालात पे करते हैं, कितना बोलोगे, क्या बोलोगे, क्यों नहीं बोल सकते? नॉलेज नहीं है उस साइड का, उस सेक्टर का नॉलेज नहीं है। अब प्रपोजल राइटिंग में क्या होता है कि क्लाइंट डिफरेंट सेक्टर से आते हैं, वेब साइट से आएंगे, वो मोबाइल साइट से आएंगे, वो हर साइट से आएंगे। तो फिर एक्सपोजर कैसे बिल्ड? जब मेरे पास कोई क्लाइंट आता है, वो कोई चीज़ मांगता था ना, अगर फॉर एग्जांपल आपको नहीं पता इस वक्त किसी को GPT 3.5 क्या होता है, तो आपके कान को वो अल्फाज टकराए और तो जाके रिसर्च करें उसका, नेक्स्ट टाइम के लिए रेडी हो, ख़त्म। अल्फाज बाई अल्फाज, रिसर्च बाई रिसर्च, कीप एडिंग वैल्यू विद इन यू एंड यू विल बिकम अ गुड प्रपोजल राइटर। अंग्रेज़ी का मसला आपका GPT ने हल कर दिया, बात खत्म होगी। एक्सपोजर तो GPT नहीं दे सकता ना। अब GPT जो लिखेगा आपको पता भी नहीं होगा, GPT क्या करेगा, इल्यूजन, वो जो सर हम कहते हैं ना, ही हेलुसिनेशन। GPT आपको जाके कुछ चीज़ें सही दे देगा, 10 प्रपोजल के अंदर चीज़ें सही लिखेगा, 10 में से 9 सही लिखेगा, एक गलत मार देगा। जैसे आज हम ह्यूमन एरर हुआ, लालम लिखा हुआ था, GPT भी इस तरह के एक टेक्निकल वर्ड डालेगा जो क्लाइंट को फ़ौरन पता चलेगा, अच्छा 9.5 चक्कर GPT। अब तो वो भी सियाने हैं।
सो इसलिए आप अपने एक्सपोजर बिल्ड करें, और एक्सपोजर बिल्ड करने में इस वक्त सबसे ज़्यादा आसानी तो आपके लिए माशाल्लाह, क्योंकि यू हैव सीन दैट CS पार्ट ऑफ इट। इसलिए वी आर टारगेटिंग कि ये वो ब्रिज है जो मैं चाह रहा हूँ कि आपके साथ करो। CS पार्ट ऑफ इट प्ले वेरी इंपॉर्टेंट रोल। नहीं भी तो मैंने देखा है कि यार MBA के लोग इतने कमाल हो जाते हैं कि टेक का उनको ज़्यादा पता होता है एज़ कम्पेयर टू अस। ठीक है, सो विल हैव अनदर सेशन फॉर अनदर प्रोजेक्ट फॉर अनदर प्रपोजल इंशाल्लाह। पहले ये आज़म कर लो।